बिहार की राजनीति इस समय दो बड़े घटनाक्रमों की वजह से चर्चा में है। एक और है वोट अधिकार यात्रा, जो आम नागरिकों को उनके मताधिकार की ताकत का एहसास दिलाने का प्रयास है। वहीं दूसरी ओर गाली कांड ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। इन्हीं दोनों विषयों पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव, जो एक रिटायर्ड बैंक कर्मी होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक और टिप्पणीकार भी हैं। खास बात यह है कि वे पटना में आयोजित वोट अधिकार यात्रा के दौरान खुद वहां मौजूद थे और वहां का आंखों देखा हाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी लंबे समय से राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखते आए हैं। उनके विचार हमेशा स्पष्ट, संतुलित और जन सरोकार से जुड़े रहते हैं। बैंक सेवा के बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सक्रियता से अपनी भूमिका निभाई है। स्वागत है सर हमारे जन संवाद न्यूज चैनल पर। धन्यवाद पंकज जी, आपके चैनल पर मैं आज पहली बार आपके साथ हूं और मुझे खुशी है कि आपने मुझे यह अवसर दिया अपने चैनल पर वार्ता के लिए। जी हमारे चैनल के लिए गरिमा की बात है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो वोट अधिकार यात्रा का एक्चुअली मुख्य उद्देश्य क्या था, और खासकर पटना में जब वहां आप थे तो वहां का माहौल कैसा रहा है इसके प्रति? देखिए पंकज जी, ऐसा है कि मैं पिछले 51 साल से सार्वजनिक जीवन को और विशेष रूप से सार्वजनिक राजनीति को, और उसमें भी विशेष रूप से बिहार की सार्वजनिक राजनीति को मैं नजदीक से जानता, सुनता, समझता रहा हूं। यह अलग बात है कि मैं 35-37 साल मैंने इस अवधि में बैंक की नौकरी भी की। 35 साल तो 35.5 साल पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में मैंने करियर शुरू किया था। लेकिन उसके पहले भी मैं भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक में और दी बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड में मैं प्रोबेशनरी अफसर रहा था। इस अवधि में सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक राजनीति को जानने समझने की कोशिश करता रहा हूं। तो और इस अभी जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लग रहा है, उस संदर्भ में मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि मैं इस नारे से बहुत सहमत नहीं हूं। यह अलग बात। पहली चीज तो मैं बता दूं आपको कि 18 मार्च 74 को जब बिहार आंदोलन शुरू हुआ था तो किसी को भी यह बिहार विधानसभा भंग करने की मांग उठेगी इसका एहसास नहीं था, और उसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण करेंगे यह भी किसी को एहसास नहीं था। तो वैसी स्थिति में ये उस समय, लेकिन 9 अप्रैल 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया था, और जब 12 अप्रैल 1974 को गया में गोलीकांड हुआ था, उसके बाद बिहार सरकार के इस्तीफे, जो जिस सरकार का नेतृत्व उस समय अब्दुल गफूर साहब किया कर रहे थे, उसके इस्तीफे की मांग हुई। और जब सरकार अड़ गई कि अब्दुल गफूर साहब इस्तीफा नहीं देंगे तो बिहार विधानसभा की भंग करने की मांग उठी। तो उस दौर में विपक्षी दलों के विधायकों ने तो बहुत जल्द इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब बिहार विधानसभा भंग नहीं करने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अड़ गई तो एक विधानसभा को भंग करने की मांग हो रही थी, लेकिन कहा नारा जो लगाया जाता था बड़ा सब सुसंस्कृत ढंग से एक नारा लगता था, तुम प्रतिनिधि नहीं रहे हमारे कुर्सी गद्दी छोड़ दो। तो और आज की तारीख में अगर आप सरकार का इस्तीफा मांगने के लिए कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़,
तो ये जरा सा हमको ये नारा जमता नहीं है। उसी प्रकार से एक और भी नारा जो उस समय भी पुलिस गोलीकांड कई जगह पर हुआ था और लगता था कि जनता जो है तो पुलिस के विपक्ष में खड़ी हो जाएगी और पुलिस से मुठभेड़ के स्थिति में आ जाएगी। तो उस समय एक नारा लगता था कि पुलिस हमारा भाई है, उससे नहीं लड़ाई है। क्योंकि वो पुलिस तो जो सरकार कह रही थी उसको लागू कर रहा था, एग्जीक्यूटिव फ्रंट पर थी, कार्यपालिका का अंग थी। आज की तारीख में ये नारा लग रहा है उस दिशा में कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो ये दो नारे जो आज की तारीख में है वो उससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस प्रकार से कर्नाटक में बंगलोर सेंट्रल के एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा में वोट चोरी का जो मामला सामने रखा और आंकड़ों से समझाया, उसके बाद से उन्होंने नारा दिया वोट चोर गद्दी छोड़। और ये नारा आज की तारीख में बिहार के गांव गांव तक पहुंच गया है। 17 अगस्त से राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के चुनाव क्षेत्र सासाराम से शुरू हुई और 30 अगस्त को जगजीवन राम के ही जन्मभूमि आरा संसदीय क्षेत्र पर जाकर के समाप्त हुई। तो ये अपने आप में थोड़ा एक अच्छा चीज लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस जो है सो पिछले 3 दशकों में राष्ट्रीय जनता दल के पीछे पीछे चलने को अभिशप्त रही है। लेकिन अभी जो परिदृश्य उभरा है इस यात्रा के बाद, कांग्रेस अगर आगे नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के समानांतर तो दम दिख ही रही है। यही नहीं दलित वोटों पर जो हम समझ रहे, कहने का अर्थ ये हुआ कि आप उन नारों से वाकिफ नहीं रखते, लेकिन जन भागीदारी और माहौल इस समय कांग्रेस के फेवर में वहां आई। क्या ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही नहीं, मैं एक और चीज बता रहा हूं आपको कि अरसे से मैं बिहार में दलित वोट कांग्रेस से बिदक गया था, लेकिन इस यात्रा से दलित वोट बड़े पैमाने पर कांग्रेस से जुड़ रहा है। आपको मालूम है बिहार की राजनीति में दलित वोट पर रामविलास पासवान जी का एक अधिकार हुआ करता था। रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद भी 2020 का चुनाव हुआ था, लेकिन दलित वोट पर उस समय जो चिराग पासवान, रामविलास पासवान की विरासत को चिराग पासवान के पास गया था और वो आज की तारीख में चिराग पासवान का वो दलित वोट पर वो एकाधिकार नहीं रह गया है और दलित वोट बड़े पैमाने पर कांग्रेस से जुट रहा है। यही नहीं, पिछड़ों का भी एक बड़े वर्ग पर, पिछड़ों के बड़े वर्ग पर कांग्रेस का पिछड़े वोटों को भी कांग्रेस ने आकर्षित किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर निर्दलीय जो लोग किसी राजनीतिक दल के प्रति बहुत से जुड़े वोटर नहीं थे, उस निर्दलीय वोटर जो कि अंतिम समय तक निर्णय लेता है, उस नॉन कमिटेड वोटर को कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर आकर्षित किया है और इससे निश्चित रूप से कांग्रेस का चुनावी संभावना बिहार में काफी बढ़ गई है। मैं जिस समय ये यात्रा छपरा से
आरा के लिए जा रही थी, तो वो मेरे गांव के नजदीक से गुजरी थी। मैं उस दिन भी अपने गांव पर था, कोइलवर के नजदीक, तो वो भी हमने देखा, है ना। तो जी मैं जी। और मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, चंपारण में जो मेरे मित्र सामाजिक कार्यकर्ता और संपादक लोग रहे हैं, उन लोगों से मेरे संपर्क रहे, और उन सभी लोगों से जो फीडबैक मेरे तक आया, मैं मान के चल रहा हूं कि कांग्रेस जो है सो लगभग 3.5 दशकों के बाद बिहार की राजनीति में एक धमाके के साथ वापसी कर रही है। मतलब सर एक लाइन में कहें तो लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है, इस यात्रा को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अभी एक और मुद्दा बिहार में काफी गर्म है। हाल ही में आ, लोगों का कहना है कि किसी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे दिया, या कहीं इसे गाली कांड सियासत ये भी लेता जा रहा है, गरमा दिया है पूरा बिहार में। उस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, एक बात, पहले आप पूरे घटनाक्रम को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता। ये घटना हमको लगता है कि दरभंगा और मधुबनी के आसपास कहीं घटी है। वहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपना कार्यक्रम समाप्त करके वहां से जा चुके थे, और जाने के बाद एक मतलब सिरफिरे व्यक्ति ने मंच पर चढ़ करके, कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, लेकिन मंच पर चढ़ करके उसने मोदी की मां को गाली दी है। ये बात तय है, लेकिन वो एक सिरफिरा आदमी है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। बल्कि सच ये है कि वो न तो कांग्रेस का कभी राजनीतिक कार्यकर्ता रहा, और न कभी मतलब राष्ट्रीय जनता दल का, बल्कि वो भाजपा के राजनीतिक गतिविधियों में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये भी बात सामने आई है। अब आ जाइए, तो कहने का मतलब कि सच बात यह है कि उस सिरफिरे व्यक्ति के बात को के लिए जो घटनाक्रम बता रहा है, उसके अनुसार कहीं से भी राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जिम्मेवार नहीं है, और न तो उसके लिए कोई आयोजक जिम्मेवार है। लेकिन हाँ, ये जो घटना है, और माँ बहन बेटी सब हर किसी की है, और वो किसी के खिलाफ भी अगर अपशब्द कहा जाए तो वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और उस सिरफिरे को भी गिरफ्तार किया गया है, अभी वो हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है, तो उसको जो सजा दिया जाना चाहिए वो दिया जाए। लेकिन लेकिन एक ये भी है कि इस गालीबाज राजनीतिक संस्कृति के संवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हैं। कभी आप सोच सकते थे कि भारत का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जैसी सम्मानित महिला को जर्सी गाय, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा कोई भारत का प्रधानमंत्री किसी के बारे में भी? तो ये जो गालीबाज जो राजनीतिक संस्कृति है, इसके मतलब प्रेरणा स्रोत तो स्वयं नरेंद्र मोदी हैं, और उन्हीं की बातें को बीजेपी का आईटी सेल उठाता रहा है। आप बीजेपी की आईटी सेल के पिछले 11 साल के पोस्ट को आप देखिए, कितनी गालियां और कितनी भद्दी भद्दी बातें नेहरू परिवार के प्रति, गांधी के प्रति की गई हैं, महात्मा गांधी के प्रति की गई हैं। यही नहीं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे को बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी दी गई है, लेकिन गोडसे को महिमा मंडित करने का जिस प्रकार से प्रयास किया जाता रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत शर्मनाक रही हैं। और इन सारी अवांछित बातों के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी मंडली जवाबदेह है। ओके ओके सर, ओके ओके। चलिए अब हम लोग कुछ
अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप जैसे कि बिहार की मौजूदा राजनीति को आप अभी किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? दो बातें हम समझ रहे हैं आपकी बातों से। क्या यह जन सरोकार आधारित वहां राजनीति की ओर बढ़ रही है, या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति वहां चल रही है? इन दो में से कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पूरे देश की राजनीति एक नई करवट ले रही है, इसको आप समझ लें। पहली चीज तो यह है कि राजीव गांधी की 89 में हत्या के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जरूर थी, लेकिन कांग्रेस के पास उस तरह का नेतृत्व नहीं था। सोनिया जी ने निश्चित रूप से एक मोड़ पर जाकर के कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और 2004 और 2009 के चुनाव अभियानों का नेतृत्व किया, लेकिन सरकार पर सीधे नियंत्रण उनका था नहीं। उन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षता जरूर स्वीकार की थी और उसके मुताबिक सरकार को उन्होंने मार्गदर्शित करने का प्रयास भी किया, लेकिन एक राजनीतिक नेता का जो निरंतर राजनीतिक अभियान से जुड़े रहने की जो शैली होती है, वह सोनिया गांधी नहीं कर पाई थी, और जिसका कि खामियाजा कांग्रेस पार्टी को 2014 और 2019 के चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन पिछले पर्टिकुलरली 2022 में जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और फिर उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो अरुणाचल से शुरू होकर के मुंबई में समाप्त हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू की थी और करीब 4,500 किलोमीटर की यात्रा श्रीनगर में जाकर के समाप्त हुई थी, और दूसरी जो यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो अरुणाचल से शुरू हुई थी और 6,500 किलोमीटर की हाइब्रिड यात्रा थी। हाइब्रिड यात्रा की कहीं पर वो कार में भी चले, कहीं पर वो जो है सो खुले वाहन में भी चले और समय समय पर वो पदयात्रा में भी चले। तो वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है सो हाइब्रिड यात्रा थी। उसके बाद से राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है वो बहुत सकारात्मक है, और राहुल गांधी निश्चित रूप से आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में भी उभरे हैं, और विभिन्न सर्वेक्षणों में यह बात सामने आ रही है कि राहुल, जहां तक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो एक बिंदु पर 52% के आसपास जाकर के अटक गई है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और यह एक शुभ संकेत है। और आरएसएस और भाजपा की जो नकारात्मक राजनीति है उसके समानांतर अब एक विकल्प राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में विकल्प पेश करने जा रहा है। ओके सर। और यह भी संभव है कि चूंकि प्रारंभ से ही 4 जून 2024 को जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उसमें भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं है। वह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, और यह बैसाखियां कभी भी बाहर जा सकती हैं और कभी भी यह सरकार गिर सकती है। यही नहीं, आज की तारीख में भाजपा के भीतर जो नितिन गडकरी के नेतृत्व में एक विक्षुब्ध गुट पैदा हुआ है वह कभी भी सरकार गिरा दे तो कोई आश्चर्य नहीं, और वैसी स्थिति में देश मध्यावधि चुनाव की ओर जाएगा, और अगर मध्यावधि चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी विकल्प पेश करने में सक्षम होगी, और चुनाव के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। ओके सर, अभी बिहार में चुनाव है, आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति का भविष्य किस ओर इशारा कर रहा है? कुछ शब्दों में आप इसे अंत करें।
पंकज जी, ऐसा है कि चुनाव और राजनीति कभी भी सर्वश्रेष्ठ के चयन की प्रक्रिया नहीं है। यह उपलब्ध विकल्पों में बेहतर के चयन की प्रक्रिया है। जी जी आप मानेंगे इस बात को? जी जी सर, और उसके आधार पर अगर आप कहें तो राहुल गांधी जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं उसका प्रादेशिक स्तर पर नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी कर रहे हैं। उनके साथ वामपंथी और प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग भी है, जो कि साधारणतया किसी दल के प्रति निष्ठावान नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के प्रगतिशील नेतृत्व के साथ वो बहुत आशा के साथ जुड़ रहा है और यह एक बहुत बेहतर संभावना है। मैं अगर मुझसे आप बात करें तो ये मुकेश सहनी जरूर महागठबंधन में है, लेकिन मुकेश सहनी को मैं इस गठबंधन का बहुत प्रगतिशील तत्व नहीं मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि वो किसी भी दिन असंतुष्ट होने पर वो एनडीए में भी जा सकते हैं। मतलब उनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता राहुल गांधी के प्रगतिशील सिद्धांतों के प्रति है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन वही हमने कहा ना कि सार्वजनिक राजनीति जो है सो सर्वश्रेष्ठ के तलाश की प्रक्रिया नहीं है, उपलब्ध विकल्पों में बेहतर के विकल्प की प्रक्रिया है, के चुनाव की प्रक्रिया है। और अभी तत्काल तौर पर मुकेश सहनी इस महागठबंधन में है और यह भी है कि वो एक बहुत छोटा संगठन है। हालांकि गांधी मैदान में सबसे ज्यादा झंडा पताका उन्हीं का था, मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी का था, जिसको कि संक्षेप में वीआईपी बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद सीटों के मामले में मैं नहीं समझता हूं कि वो कभी इतना ज्यादा मजबूत होंगे कि वो राहुल गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले गठबंधन को की सरकार गिरा सकने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उनको एक नॉन एंटाइटी यूनिट मानिए आप महागठबंधन में। ओके सर, ओके। आपने वो सभी बिंदुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा की। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग किसी नए धन्यवाद आपको भी, आपको आपने मुझे अवसर दिया। आमंत्रित करेंगे और फिर हम लोग नई संवाद करेंगे। ओके।